नमस्कार, गुड इवनिंग भी सभी प्यारे बच्चों को। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं विकास कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो भी बच्चे मेरे साथ में लाइव जुड़े हैं भाई, सभी को नमस्ते, सभी को हार्दिक अभिनंदन। सभी बच्चों का समीर गुड इवनिंग, सर जी नमस्ते भी आपको भी। तो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं बच्चों। डेवलपमेंट यानी कि विकास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज की यदि मैं क्लास की बात करता हूँ बच्चे, तो आज आपकी इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास है। यानी इससे पहले 4 चैप्टर अपन ने डिस्कस कर लिए हैं और आज की क्लास में अपन सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आयुष हेलो सर, गुड इवनिंग, नमस्ते भाई आपको भी। उमा गुड इवनिंग सर, नमस्ते आपको भी। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले साल की बात करते हैं बच्चों। वीएलडी में 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे, जिसमें जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, और एक आपसे पूछा गया था कि भाई IMR की फुल फॉर्म क्या बनती है ना। और यदि मैं सही हूं बच्चों तो 2 नहीं, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो तीनों क्वेश्चन भी आज हम डिस्कस कर लेंगे कौन से पूछे गए आपसे, लेकिन टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर एनसीईआरटी क्लास नंबर 10 से चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड से ही प्रश्न पूछे गए थे। तो आज हम सारी बातें डिस्कस कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स आपका। और कल से फिर बच्चों अपन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। क्लास कभी कभार अप एंड डाउन चलती है, वो दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आ, बाकी चीज़ें देखनी होती है बच्चों। तो सहूलियत के हिसाब से क्लासें हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बच्चों डेवलपमेंट यानी कि विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं, ताकि आप सही देख पाए। हाँ अब ठीक है। सबसे पहले एज यूजुअल हम पढ़ते हैं बच्चों वन लाइनर क्वेश्चंस। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है इसमें, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। बोला सर ये तो ज्योग्राफी का पार्ट हुआ। हाँ 2-4 पॉइंट यहाँ पर बच्चों इनिशियल लिखे हुए हैं। 2-4 पॉइंट लिखे हैं बच्चों। नर्मदा नदी की बात यहाँ पर की जा रही है, तो उस पर कौन सा डैम बना है भाई। सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, इसी डैम के पास में गुजरात स्टेट में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है बच्चों। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है, ये भी आपको ध्यान करना है। और इसी के ऊपर बात करते हैं। तो जो डैम है बच्चों, क्योंकि एक्चुअली डेवलपमेंट से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो कौन सी नदी पर कौन सा डैम बना है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। जैसे अगर आपसे पूछे हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर है, बाखड़ा नांगल डैम की बात करते हैं बच्चों कौन सी नदी पर है, मेटूर डैम की बात करते हैं, तो अलग अलग डैम कौन सी नदी पर बने हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है मेरे भाई, है ना। तो फिलहाल के लिए आपको याद करना है नर्मदा नदी पर डैम बना है सरदार सरोवर। पॉइंट नंबर 2 कह रहा आपसे, सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध क्यों आंदोलन चलाया गया। अब बच्चों जहां पर डैम बनेगा, अब डैम कहां बनते हैं सर, नदियों पर बनते हैं। नदी के पानी को बच्चों स्टॉप करने के लिए या फिर डाइवर्ट करने के लिए, स्टॉप तो आप क्या कर पाओगे, मतलब एक जगह पर बच्चों रोकते हुए नदी के पानी को, फिर यहां से नहरों के माध्यम से नहरों का जाल बिछा के इस पानी को डाइवर्ट किया जाता है, ये अपने को पता है। तो डैम क्या होता है, कंक्रीट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बनता है जो पानी को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, उसी को हम बांध कहते हैं मेरे भाई। और जिस समय पर बांध बनता है तो आसपास का जो एरिया होता है, यदि जैसे यहाँ पर ये सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, तो इसके आसपास का जो एरिया होगा वो इफेक्टेड तो होगा भाई, प्रभावित होगा। यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उनको समस्या आएगी। उनके खेत खलिहान की बात करते हैं, उनकी समस्या आएगी। अगर बच्चों यहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे खासे हैं तो उनको काटा जाएगा। तो लोगों ने यहाँ पर पॉइंट ये बनता है, ये सरदार सरोवर डैम जब बनता है भारत में, तो उसके विरोध में लोगों ने आंदोलन चलाया। क्यों, क्योंकि उसकी ऊंचाई में बच्चों वृद्धि किए जाने पर, अब इस डैम की हाइट यदि बढ़ती है बच्चों, तो काफी लार्ज एरिया यहाँ पर प्रभावित होगा। क्योंकि जितना आप डैम की हाइट बढ़ाओगे उतना ही पीछे आप पानी को स्टोर कर पाओगे, और ज्यादा मात्रा में बच्चों पानी को आप स्टोर कर पा रहे हो, तो फिर मतलब कि एक बड़े एरिया के अंदर आपको रिजर्वायर के लिए आपको एरिया चाहिए होगा। समझ पा रहे हो भाई इस बात को। डैम की बच्चों आप जितना हाइट ज्यादा बढ़ाओगे, उतने ही पीछे रिजर्वायर जो होता है उसमें पानी इकट्ठा होगा, तो आसपास का एरिया इफेक्टेड तो होगा। ठीक है, इसलिए उसकी ऊंचाई में वृद्धि किए जाने पर बच्चों ये आंदोलन चलता है। अफ्रीका के किस शहर में एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष डाल दिए गए। तो आपको ये बस याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, आइवरी कोस्ट एक आइलैंड पड़ता है, इसके जो अबिदजान शहर में ऐसा काम करा गया, 500 टन तरल जहरीले अवशेष डाल दिए गए। ये सिर्फ पढ़ने का क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 अगर आपसे, वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। इससे पहले जो अपने क्लासेस डिस्कस किए बच्चों, उसमें अपने पढ़ा हुआ है प्रति व्यक्ति आय, जिसे इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम कहा करते हैं, यानी एक व्यक्ति कितने पैसे कमा रहा है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी देश की बच्चों राष्ट्रीय आय होती है, जितने भी देश की नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय होती है, जब उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, जब इसको हम डिवाइड करते हैं टीपी यानी कि टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या से, तो अपने पास में क्या आता है मेरे भाई, अपने पास में आता है पीसीआई यानी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। एक व्यक्ति कितने पैसे कमा रहा है ना, एक व्यक्ति बच्चों कितने पैसे कमा रहा है, इसके यहाँ पर बात की जाती है। जैसे टॉपिक में अपने पहले पढ़ा भी है कि भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी ने बताई थी।
साल 1867-68 में बताई थी बच्चों। और प्रति व्यक्ति आय उसमें भारत की 20 रुपए हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 2020-21 की बात की जा रही है, 40,982 रुपया। 40,982 रुपया। क्या आप मुझे बच्चों कमेंट करके बता सकते हो कि वर्तमान में भारत में किस स्टेट की प्रति व्यक्ति आय मैक्सिमम है, यानी कि सर्वाधिक है? भारत में किस स्टेट की बच्चों प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम है? बता सकते हो क्या भाई? कि जिस देश में सबसे अधिक पैसा आता है, यानी कि जिस स्टेट में बच्चों सबसे अधिक पैसा कमाया जाता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर क्लास शेड्यूल नहीं मिलता। भाई क्लास शेड्यूल क्यों नहीं मिलता है? क्लास शेड्यूल तो पहले से कर रखा है मैंने। राहुल सनी, राम राम गुरुजी, नमस्ते भी आपको भी। जतिन, हेलो हेलो, नमस्ते भाई, नमस्ते जतिन। हाँ बिल्कुल ठीक जवाब कर रहे हो भाई, गोवा। गोवा स्टेट की बच्चों प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, छोटा स्टेट है, कम पॉपुलेशन है। तो जो स्टेट अच्छे खासे पैसे कमाता है और जिसकी पॉपुलेशन थोड़ी होती है, वहां पर प्रति व्यक्ति के पास में खाते में बच्चों अधिक पैसा आता है। तो प्रति व्यक्ति आय गोवा की 3,57,611 रुपये है, जो कि देश में सबसे अधिक है, यूपी की नहीं है भाई। पैसा जहां पर अधिक हो उसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी ऐसा नहीं होता है, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। जैसे एक परिवार बच्चों एक महीना के 1 लाख रुपए कमाता है और उसमें 10 लोग रहते हैं या 20 लोग लगा लो कि उसमें 20 लोग रहते हैं, तो प्रति व्यक्ति क्या आय क्या होगी कि सर 1 लाख रुपए कमाते हैं, 20 लोग हैं, तो एक के खाते में आते हैं 5,000 रुपया। हालांकि कमाई है 1 लाख रुपया। जबकि दूसरे परिवार में बच्चों 50,000 रुपये इनकम है उनकी और सिर्फ लोग दो ही रहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। तो पॉपुलेशन भी कम होनी चाहिए ना। गोवा की है बच्चों 3,57,611। और यदि मैं ओवरऑल इंडिया की बात करता हूं तो पूरे भारत की बात करें तो 2,06,000 रुपये प्रति व्यक्ति आए हैं। और ये चेंज होती रहती है मेरे भाई, है ना, ये हर साल चेंज होती रहती है। हरियाणा कितनी है भाई? हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है बच्चों? हरियाणा की बच्चों प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जानते हो भाई? 2,96,000 रुपये। 2,96,000 रुपये हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है, ये आपको ध्यान करना है। लेकिन आपसे बिहार की पूछा है तो बिहार में हो जाएगा बच्चों 40,982 रुपया। अभी थोड़ी और एक्सटेंड बढ़ चुकी है। देशों की तुलना करने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है? तो देशों की जब तुलना की जाती है आपस में बच्चों, तो हम किस बेस पे करते हैं भाई? उनकी आय या फिर उनकी प्रति व्यक्ति आय के बेस पर करते हैं। कौन सा देश सबसे अधिक पैसा कमाता है, कौन सा देश सबसे कम पैसा कमाता है। तो एक्चुअली में हमारे दुनिया की बात करते हो तो इसमें एक बैंक बना है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक बच्चों हर साल 1 जुलाई को एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और उस रिपोर्ट के माध्यम से हर एक देश की प्रति व्यक्ति आय वर्ल्ड बैंक बताता है। और प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से हम देशों की तुलना करते हैं। जैसे जो देश सबसे अधिक पैसा कमाते हैं, कि जिनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा होती है, उनको हम उच्च आय वाले देश कहते हैं। जिनकी बच्चों पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय एक बहुत कम होती है, उसको अपन निम्न आय वाले देश कहते हैं। तो इसकी कुल मिला के 4 कैटेगरी आती है। निम्न आय वाले देश जिनकी पीसीआई बहुत कम है, बहुत ज्यादा पीसीआई है तो उसको बोलते हैं बच्चों उच्च आय वाले देश। और बीच में 2 कैटेगरी और बनती है, एक बनता है लोअर मिडिल इनकी निम्न मध्यम बनता है, और एक बनता है बच्चों अपर मिडिल इनकी उच्च मध्यम बनता है। तो 4 कैटेगरी यहाँ पर बना रखी है, ठीक है। हाँ 3 लाख अप्रोक्सीमेटली सही कह रहे हो भाई, 296 है तो फिर 3 लाख अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भारत आय के किस वर्ग में आता है आपसे पूछा है। जो अभी आपको मैंने कैटेगरी बताई है बच्चों, जो मैंने क्लासीफाई करा है, मैंने आपसे कहा कि 4 तरह से क्लासीफाई किया जाता है। अब इसमें सिंपल लिखा हुआ है मध्यम आय वर्ग में भारत लाई करता है ना। मध्यम आय वर्ग में बच्चों भारत लाई करता है। लेकिन यहाँ पर लो इनकम वाले कंट्री भी आते हैं, हाई इनकम वाले बच्चों कंट्री भी आते हैं इसमें। और बीच में 2 कैटेगरी और है, एक है लोअर मिडल, एक है बच्चों लोअर मिडल, और एक आता है अपर मिडल, एक आता है अपर मिडल इनकम वाली कंट्री। तो भारत इनमें से किस में लाई करता है? अब चूंकि यहाँ पर लिखा भी है कि भारत मध्यम आय में आता है, बट बच्चों भारत मिडल में भी कौन से में आता है, अपर में, लोअर में? हाँ भाई क्या विश्वास है तुम्हें, भारत इनमें से कौन से में आता होगा, अपर मिडल में कि लोअर मिडल में आता है?
ग्रुप डी जीएस क्लियर हो जाएगी क्या भाई? ग्रुप डी के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर तो हम सिर्फ एनसीईआरटी 10th क्लास ही पढ़ते हैं, ठीक है। वीएलडी के लिए बच्चों स्पेशली क्लास है, तो वीएलडी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है बच्चों, 2019 में भारत की प्रति वर्ष कितनी आय हुआ करती थी? तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा बच्चों ठीक कर लेना। थोड़ी सी यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको हल्का सा ठीक कर लेना। अरे वाइट करना है ना। यूएस डॉलर की बात करते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर यूएस डॉलर को हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब की बात करते हैं, तो इसका आंकड़ा बच्चों कौन देगा अपने को? वर्ल्ड बैंक देगा। तो विश्व बैंक ने जब आंकड़ा दिया अपने को, तो 2019 की बात की जा रही है। उस समय पर कितनी प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी मेरे भाई? उस समय पर थी 1550। उस समय पर थी बच्चों 1550 यूएस डॉलर। 1550 यूएस डॉलर, ठीक है मेरे भाई। 1550 यूएस डॉलर हमारी प्रति व्यक्ति आई थी 2019 में। और वहीं पर यदि हम 2025 पढ़ते हैं, आज हम वर्तमान में पढ़ते हैं बच्चों, 2025 की बात की जाए तो ये प्रति व्यक्ति हमारी 2880 हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय बच्चों 2880 हो चुकी है। 2880 क्या है? यूएस डॉलर। क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा आंकड़े दिए जाते हैं, और वर्ल्ड बैंक कहां पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यानी कि यूएसए में स्थित है मेरे बच्चों, है ना। तो 2025 में 2880 है, और उससे पहले 2019 की बात करते हैं तो 1550 हुआ करती थी। एक बच्चे ने कहा है मेरे को कि सर जी समीर उससे पहले कह रहा है आयुष कह रहा है अपर मिडिल में। नहीं बच्चे, अपर मिडिल में नहीं है। जो भारत लाई करता है वो लोअर मिडिल में लाई करता है ना। भारत की जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर हम कैटेगरी में देखते हैं तो भारत लोअर मिडिल में लाई करता है, ठीक है भाई। समृद्ध देश की बात की जा रही है। समृद्ध देश या फिर विकसित देश किसे कहते हैं भाई? डेवलप्ड कंट्री हम किसे कहते हैं बच्चों? कि डेवलप हो चुकी हैं, जिसके पास में अच्छे खासे संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, जो अपनी जरूरतें पूरी बच्चों कर लिया करते हैं, उनकी बात यहाँ पर की जाती है। लेकिन जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 49,300 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है, उससे कहते हैं बच्चों अपन विकसित देश। ऐसे बहुत सारे आपको यूरोपियन कंट्रीज मिल जाएंगे जिसे हम विकसित देश कह सकते हैं। अमेरिका खुद भी बच्चों क्या है? विकसित देश है। तो वहीं पर यदि बात करते हैं बच्चों प्रति व्यक्ति आय की, तो आंकड़ा कहता है यदि 40,000 से लेकर 60,000, 40,000 से लेकर 60,000 अमेरिकी डॉलर यदि इसके बीच में कोई कंट्री लाई करता है, यदि उनकी प्रति व्यक्ति आय बच्चों 40,000 से 60,000 यूएस डॉलर के बीच में लाई करती है, तो उसको अपन बोलते हैं देश कैसा है? डेवलप कंट्री है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा लिखा है वो है 49,300, यानी कि इसके बीच में लाई करता है। ये आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। तो जो हमारा बोर्ड जिस चीज को मानता है, हम वही बात यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नमस्ते भाई बच्चे। NAR का पूर्ण रूप लिखिए। तो NAR का अर्थ क्या बनता है? नेट अटेंडेंस रेशो। NAR का मतलब बनता बच्चों नेट अटेंडेंस रेशो, यानी कि शुद्ध उपस्थित अनुपात इसे हम कहा करते हैं, या फिर निवल उपस्थित अनुपात इसे हम कहा करते हैं। इसका अर्थ क्या बनता है कि 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं बच्चों, जैसे हम किसी गांव का एग्जांपल लेते हैं, किसी भी हम गांव का एग्जांपल लेते हैं, उस गांव में 14-15 साल के जो बच्चे हैं बच्चों, अब वो कहाँ पढ़ेंगे भाई? स्कूल में जाएंगे। वो ये उम्र कहाँ पढ़ने की होती है? स्कूल में पढ़ने के होते हैं। तो यदि 20 बच्चे इस एज में लाई करते हैं, तो कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं और वो पढ़ते हैं? और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ते होंगे, जो स्कूल नहीं जाते होंगे। तो उनके बीच का रेशियो क्या बनता है? मतलब 14-15 साल की एज के यदि किसी गांव में 20 बच्चे हैं, हो सकता है उनमें से बच्चों 10 बच्चे जाते हो भाई स्कूल के अंदर और 10 नहीं जाते हो, तो उनके बीच का जो रेशियो बनता है उसी को हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशो। उसी को बोलते हैं बच्चों अपन नेट अटेंडेंस रेशो। प्रवीण अनिल कुमार नमस्ते भी आपको भी। समीर भाई बात करेंगे इसके बारे में भी, है ना। NAR। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 10 आपसे कह रहा है कि आर्थिक विकास का संबंध किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से है? आर्थिक विकास कौन सा कंट्री चाहेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों कौन सा कंट्री चाहेगा? किसको? इकोनॉमी मतलब पैसे की बात की जा रही है। इकोनॉमिक मतलब बच्चों पैसे की बात की जा रही है, तो पैसे का डेवलपमेंट करना कौन चाहेगा भाई? क्या विकसित देश चाहेगा? सर विकसित देश के पास में तो वैसे भी पैसा बहुत सारा होता है, तो विकसित चाहेगा कि अल्प विकसित चाहेगा? सर विकसित के पास में तो पहले से ही क्या है भाई? उसके पास में तो क्या है?
पहले से बहुत सारा रोकड़ा है, इनके पैसा है, तो डेवलपमेंट करना कौन चाहेगा बच्चों? डेवलपमेंट करना चाहेगा भाई अल्प विकसित देश। जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो सबसे गरीब गरीब देश कौन से महाद्वीप में लाई करते हैं? सबसे गरीब गरीब देश बच्चों कहाँ पर लाई करते हैं? अफ्रीका में। तो अफ्रीका की कंट्री जो है, अफ्रीका के बच्चों मैक्सिमम जो कंट्री है वो किस में लाई करते हैं? वो सर जी आते हैं अल्प विकसित में, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में शामिल होते हैं, वही अपना विकास करना चाहते हैं। तो आर्थिक विकास का संबंध, जो देश डेवलपमेंट करना चाहते हैं उनका संबंध किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से हो जाएगा? अल्प विकसित से हो जाएगा। एचडीआई की फुल फॉर्म बताइए। एचडीआई काफी इंपॉर्टेंट है, इस बारी आपसे पेपर में पक्का पूछेगा, तो इस पे आप कम से कम 3 स्टार मार्क कर सकते हो मेरे भाई, है ना। इसमें आप कम से कम 3 स्टार यहाँ पे मार्क कर सकते हो। एचडीआई की फुल फॉर्म बताइए। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसे कहा करते हैं। गुरुजी पॉलिटी की एमसीक्यू क्लास कब से शुरू करोगे? कल से नील कुमार भाई, कल से। आज इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी, डन हो जाएगी, कल से हम पॉलिटी ही करने वाले हैं। पॉलिटी के एमसीक्यूज प्लस में वन लाइनर जो फॉर्म आपकी है, ऐसी पीडीएफ आपको मैंने उपलब्ध करवा दी है, उसको आप पढ़ सकते हैं पहले एडवांस में, और बाकी हम क्लास बच्चों कल से स्टार्ट करने वाले हैं किसी भी पॉइंट में, क्योंकि बच्चों बहुत कम समय के अंदर मैंने ये तैयार किया है कंटेंट, है ना, बहुत कम समय तैयार किया, तो इक्का दुक्का यहाँ पर कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसको मानता हूँ, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, है ना। एक एक क्वेश्चन को हम ठीक करने वाले हैं, तो जिसके अंदर मैं चेंज कराता हूँ उसको आप यहाँ से चेंज करके, और अपने नोट्स के अंदर भी हो सके तो भाई हार्ड कॉपी निकलवा लो। अगर पॉसिबिलिटी है तो हार्ड कॉपी का निकलवा सकते हो भाई, कमेंट करना एक बारी, क्या आप हार्ड कॉपी निकलवा सकते हो क्या? एचडीआई में कंपोनेंट्स कौन से हैं अभी बात करते हैं ना भाई, ठीक है, अभी बात करते हैं एचडीआई की, पहले पूरी बात ही कर लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अब यदि आपसे पूछे, सबसे पहली बात ये कि जो कंसेप्ट है कि एचडीआई रिपोर्ट जारी की जाएगी, ये सबसे पहले किस व्यक्ति ने ऐसा कहा बच्चों? तो एक व्यक्ति का नाम आता है महबूब महबूब उल हक। महबूब उल हक, इस व्यक्ति ने जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। इसका संबंध कहां से है भाई? पाकिस्तानी। इसका संबंध कहां से है? पाकिस्तान से है, ठीक है भाई। इस व्यक्ति ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट या फिर इंडेक्स जारी होना चाहिए जिसे हम एचडीआई कहते हैं। उसके बाद में पॉइंट ये बनता है बोला सर, एचडीआई जो रिपोर्ट आपकी आती है, लेटेस्ट रिपोर्ट ये कब आती है, यानी कब आई थी? इससे पीछे बात करते हैं बच्चों, तो आज हम बैठे हैं अगस्त के महीने में, इससे पहले बच्चों जुलाई के अंदर रिपोर्ट आई थी। तो आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देख लो, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं अपन, मानव विकास सूचकांक। इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट बच्चों 14 जुलाई को आती है। कब? 2025 को रिलीज होती है। और इसके अंदर बात करते हैं तो टोटल मिला के कितने कंट्री शामिल करे गए? टोटल बच्चों इसमें कितने कंट्री शामिल करे गए मेरे भाई? 193, 193 कंट्री शामिल करे गए। और इसमें से यदि हम बात करते हैं तो इंडिया की रैंक क्या आती है? इंडिया की बच्चों रैंक क्या आती है इसमें? तो भारत की रैंक आती है 130। लास्ट टाइम भी भारत की रैंक थी 130 बच्चों, और अब भी रैंक आती है 130, ठीक है भाई। वहीं पर यदि हम बात करते हैं बोला सर, भारत की रैंक 130 आती है, नो डाउट 193 में से आती है, और भारत के आजू बाजू में कौन सा कंट्री है जिनकी बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है भारत से? तो उस कंट्री का नाम है श्रीलंका। उस कंट्री का नाम बच्चों श्रीलंका। श्रीलंका का इंडेक्स काफी अच्छा है, काफी अच्छा, तो क्या मतलब उनकी रैंक 89 बच्चों, 89 की रैंक आती है। और वहीं पर यदि मैं बात करता हूँ तो हमारा जो पड़ोसी देश है नकली पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के रैंक की बात करते हैं तो इसकी आती है जो 168 रैंक आती है, ये आपको ध्यान करना है। और वहीं पर यदि हम एचडीआई की बात करते हैं तो ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? इस रिपोर्ट को पब्लिश किसके द्वारा की जाती है? तो रिपोर्ट को पब्लिश करने वाला कौन हो जाएगा मेरे भाई? यूएनडीपी। अब यूएनडीपी कौन है? जिस भी संगठन में बच्चों, आपको यहां से ध्यान ऐसे करना है, यूएन की बात करें अपन, यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, तो उसमें कुल मिला के 193 कंट्री है वर्तमान में, और 193 देशों की यहाँ पे लिस्ट जारी होती है, उसमें से आंकड़े आपके सामने हैं। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, यूएनडीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है बच्चों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। जो बच्चे ने पूछा है इसमें कौन कौन सी कंपोनेंट है, तो इसमें भाई 3 कंपोनेंट आते हैं, मतलब किस देश का विकास कितना हुआ है, इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए कुछ पैरामीटर तो होंगे, तो इसको अपन 3 कंपोनेंट या फिर पैरामीटर कहते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं बच्चों? पैरामीटर कितने होंगे या कंपोनेंट कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से? देश का विकास हम कैसे मापेंगे? जिस भी कंट्री में बच्चों, जिस भी देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है, जिस देश में बच्चों एजुकेशन का स्तर अच्छा है,
एजुकेशन का लेवल अच्छा है, और जिस भी कंट्री बच्चों हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य अच्छा है। तो 3 पैरामीटर काफी इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय, एजुकेशन और हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इन 3 बेसिस पर कौन सा देश कितना डेवलप कर रहा है उसके बेस पर बच्चों रैंक जारी की जाती है, ये आपको ध्यान करना है मेरे भाई, ठीक है। 3 ही पैरामीटर को हम शामिल करते हैं। इसी में पढ़ लेंगे सर वो तो पढ़ी भी नहीं जाएगी, यहाँ या तो सभी निकलवा सकता है समीर। एक इसमें ना बच्चों वैल्यू पढ़नी है आपको, एचडीआई की वैल्यू कहाँ से अलाई करती है। एचडीआई की वैल्यू कहाँ से अलाई करती है, 0 से 100 के बीच में अलाई करती है भाई। वैल्यू लाई करती है 0 से 100 के बीच में, आपको ये पढ़ना है। और एक व्यक्ति का नाम आपने पढ़ा भाई, एक व्यक्ति का नाम आपने पढ़ा है भाई, कौन भाई, महबूब उल हक, इसको भी याद कर लियो। महबूब उल हक के बारे में आपने पढ़ा भाई, अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट थे, कहाँ के, पाकिस्तान के। ये आपको यहाँ से ध्यान करना है, ये ध्यान करना आपको, ठीक है भाई। बताओ भाई इसमें कोई समस्या आपको, इसमें कोई समस्या भाई। कलर चेंज करो सर पेन का, सर घूम गया। अरे पिंक तेरे को पसंद नहीं है क्या? है भाई, पिंक पसंद नहीं है तेरे को, ब्लैक पसंद है आयुष, ब्लैक पसंद है, पिंक पसंद नहीं है, क्या बात है यार। ले, कौन सा करूं तो बता। ब्लू कर दूं, ये से दिख जाएगा। चलो एक काम करते हैं, जो 2 पॉइंट इसमें और नोट कर लो। एचडी रिपोर्ट जब 25 में आती है तो इसमें फर्स्ट रैंक किसको मिलती है, फर्स्ट रैंक की बात करते हैं बच्चों, किसको मिलती है, आइसलैंड को। फर्स्ट रैंक किसको मिलती है, आइसलैंड को मिलती है। और लास्ट रैंक किसको मिलती है, लास्ट का मेरा मतलब क्या है, 193 रैंक किसकी बच्चों, साउथ सूडान की है। अफ्रीका का कंट्री है साउथ सूडान, इसकी है लास्ट रैंक, ये भी आपको ध्यान करना है। पहले नंबर पे कौन आता है मेरे भाई, आइसलैंड है वर्तमान में, और लास्ट की बात करते हैं कौन है, साउथ सूडान हो जाएगा। तुक्का मारने की क्लास लगाओगे क्या सर, बिल्कुल लगा देंगे प्रवीण भाई। तुक्का कैसे मारे, तुक्के मारने से पहले आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। अगर आपने सारा कंटेंट पढ़ रखा है, तुक्के आप तब मारो जब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से आप 2 ऑप्शन को बच्चों कट करने की हिम्मत रखते हो कि इसका आंसर ये तो होगा नहीं। तो यदि आप ऑप्शन को कट करना सीख जाओगे, कम से कम 2 ऑप्शन, तो आपके पास में फिर 2 ही ऑप्शन बचेंगे ठीक करने के लिए, उसमें से तुक्का मारो। जय माता दी ऑप्शन नंबर बी सी डी जो भी आपका है, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन 4 में से तुक्का मारोगे तो आपका क्वेश्चन सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों, वो सिर्फ 25% होगी, है ना। अगर ऑप्शन आप कट कर सकते हो तभी तुक्का मारो, तब मजा आएगा, ठीक है भाई। और कुछ नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई का कोई अल्टरनेट है नहीं बच्चों, ये तो मन को समझाने वाली बात है ना। पढ़ाई का कोई अल्टरनेट नहीं है। चलो भी आगे पढ़ाएंगे। बीएमआई का पूर्ण रूप लिखिए, बॉडी मास इंडेक्स। बस सर बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स बीच में कहां से आ गया, देखो बच्चों ऐसा है, बीएमआई का अर्थ क्या बनता है, ये भाई सबको पता होना चाहिए, आपको भी पर्सनली अपने लिए खुद के लिए पता होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है बच्चों मास, और मास किस में, केजी में, किलोग्राम में, और डिवाइडेड बच्चों वेट की बात करते हैं, वजन। अब वजन की बात करते हैं बच्चों, तो वजन आपका, अच्छा मास तो हो चुका ना, वेट, हाइट, सॉरी हाइट, तो मास अपॉन बच्चों हाइट की बात करते हैं इसमें, ऊंचाई क्या है। तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट क्या होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। हाइट आप मीटर में ले सकते हो, सेंटीमीटर में आप ले सकते हो। तो एक्चुअली कहा जाता है बच्चों, जैसे बोलते हैं ना कि आप, यदि आप में से किसी बच्चे ने जिम ज्वाइन कर रखी है, या फिर पहले कभी आपने जिम करी है, तो ट्रेनर को आपने सुना होगा कि चल तेरा बीएमआई चेक करता हूँ, बॉडी मास इंडेक्स चेक करता हूँ बच्चों। तो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स का अर्थ क्या बनता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना है। ऐसा साधारणतः हम यूज करते हैं
कि जैसे 1 फुट में अगर किसी व्यक्ति की हाइट 1 फुट है तो उसका वजन होता है 12 किलो होना चाहिए, ये सही है। 2 फुट हाइट है 24 kg वेट हो सकता है। 3 फुट हाइट है बच्चों 36 kg वेट हो सकता है, यानी पर किलोग्राम के हिसाब से, यानी पर फुट के हिसाब से 12 किलोग्राम वजन जो है किसी व्यक्ति का वो सही है बच्चों। अप एंड डाउन की बात करते हैं वो समस्या वाली बात है। तो जैसे मेरी हाइट की बात करते हैं तो मेरी हाइट है बच्चों 5 फुट 8 इंच। अब मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट जो है वो 58 किलोग्राम से लेकर 71 किलोग्राम हो सकता है। अगर होता है इसके बीच में तो अच्छी बात है। अगर मेरा वेट बच्चों 71 किलोग्राम से 71 से ज़्यादा है तो समस्या वाली बात है, इसको हम कहते हैं फैट बढ़ा हुआ है ना। और रियल की बात करते हैं तो मेरा वजन वर्तमान में बच्चों 79 kg है, मतलब मेरी हाइट के अकॉर्डिंग वेट क्या है, ज़्यादा है। सर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ हर क्वेश्चन में। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। हर में तो मत करो ना यार, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि एलिमिनेशन करने की जरूरत ना पड़े, सीधा आंख मिच के कर दो। ऑप्शन नंबर डी सही है ना। तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा में भी कह रहा है वर्ष 2018 के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 30 प्रति 1000 थी बच्चों। शिशु मृत्यु दर आपसे 2024 के वेल्डी एग्जाम में पूछी गई थी। बोला सर जी क्या मजाक कर रहे हो, हमने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं मिला। तो बच्चों एक्चुअली में शिशु जिसे हम इन्फेंट कहते हैं, मृत्यु मॉर्टलिटी कहते हैं, और दर मतलब रेट कहते हैं, IMR की बात करते हैं बच्चों। तो ये फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी 2024 वाले एग्जाम के अंदर। IMR की फुल फॉर्म क्या बनती है ऐसा आपसे पूछा गया था, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट बनती है बच्चों, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था पेपर में। तो पहला क्वेश्चन ये बनना चाहिए आपका कि सर शिशु मृत्यु दर क्या होती है। जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चों कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्मना बच्चे, और 1000 बच्चों ने जन्म लिया, 1000 बच्चों ने यदि जन्म लिया तो 1000 में से कितने बच्चे बच पाए, यानी जो मर जाएंगे बच्चों 1000 में से, उसको बोलते हैं अपन शिशु मृत्यु दर क्या है। एग्जाम्पल के लिए आप यूं समझ सकते हो कि भाई जैसे हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में 1000 बच्चों में से, यानी कि 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें से बच्चों 30 बच्चे मर जाया करते हैं। इसी को बोलते हैं अपन शिशु मृत्यु दर। 1000 बच्चे जन्म लेंगे 30 मर जाएंगे, इसको बोलते हैं बच्चों अपन शिशु मृत्यु दर। ये कब की बात की जा रही है, 2018 की बात की जा रही है। लेकिन एट प्रेजेंट यदि मैं 2025 की बात करता हूं तो 25 में सर हरियाणा में शिशु मृत्यु दर क्या है भाई, 28 है वर्तमान में। कितना है मेरे भाई, 28 है वर्तमान में। यानी प्रत्येक 1000 बच्चों में से, छोटे बच्चों में से, 1000 बच्चों में से बच्चों 28 बच्चे मर जाया करते हैं। तो वर्तमान में हरियाणा की शिशु मृत्यु दर क्या है, 28 हो जाएगी। वहीं पर यदि मैं केरला की बात करता हूं तो केरला में 18 के अकॉर्डिंग शिशु मृत्यु दर कितनी थी भाई, 18 बच्चों 7 प्रति 1000 व्यक्तियों पर, व्यक्ति लिखा है शिशु आएगा यहाँ पे, 7 प्रति 1000, यानी 1000 बच्चों में से वहां पर 7 बच्चे मर जाया करते हैं, छोटे बच्चे। तो उसको बोलते हैं केरला की जो आपकी शिशु मृत्यु दर है उसको बोलते हैं बच्चों 7। आज सर 2025 में कितनी है, तो बच्चों 2025 के अंदर भी 7 ही है। 2025 में कितनी है, 7 है। अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं। अगर हम बिहार के बारे में पढ़ते हैं तो बिहार में 2018 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 18 में थी बच्चों 32 प्रति 1000 व्यक्तियों पर। और वहीं पर यदि मैं आज बात करता हूं भाई 2025 की बात करता हूं तो 2025 में कितनी रेट है, ये 27 है बच्चों। 2025 में 27 है, यानी प्रत्येक प्रत्येक 1000 में से 27 बच्चे मर जाया करते हैं। नमस्ते भाई रजनीश बिश्नोई, नमस्ते आपको भी। उसके अलावा यदि बात करें जो साक्षरता किसे कहते हैं, लिटरेसी किसे कहा जाता है, कौन व्यक्ति पढ़ा लिखा कहा जाएगा भाई, तो जिसकी उम्र बच्चों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या कितनी है उसका अनुपात कहलाता है साक्षरता। अब हर कोई व्यक्ति तो पढ़ा लिखा होता नहीं है। सबसे पहले बात ये बनती है कि सर पढ़ा लिखा कौन होता है, तो समझ लो बच्चों जिसकी एज 7 साल है या फिर 7 साल से ऊपर है, और यदि वो व्यक्ति या बच्चा किसी भाषा को पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, समझना जानता है, उसको हम साक्षर कहते हैं, यानी कि पढ़ा लिखा कहते हैं। जिसकी उम्र 7 साल या उससे ज्यादा है, अगर वो पढ़ सकता है लेकिन वो लिखना नहीं जानता है, उसे हम अनपढ़ कहते हैं बच्चों, है ना। गुरुजी हर साल घटती बढ़ती, हाँ समय ऐसा तो होगा भाई, घटती बढ़ती रहेगी ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। हो सकता है कि पहले बच्चे ज्यादा मर जाया करते हो, अब कम मरते हो, डेथ कम होती हो अभी, तो चेंज तो होगा ये आंकड़ा, है ना। समझ गए भाई, जो लिख सकता है, समझ सकता है भाषा को, पढ़ना जानता है, उसी को बोलते हैं साक्षर।
आगे देखो 17 नंबर पॉइंट कर आपसे, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग का मतलब क्या है, 14-15 साल की बात की जा रही है बच्चों की, उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ में अनुपात क्या कहलाता है। इसके कहने का मतलब ये बनता है बच्चों कि जैसे 14 तथा 15 वर्ष की जो आयु के जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, जो स्कूल में जाते हैं, और उसी आयु के बच्चे, टोटल बच्चे कितने हैं उसका रेशो क्या होगा। जैसे अपन एग्जांपल लिया कि 20 बच्चे थे किसी गांव में इस एज के, और 20 में से बच्चों 10 बच्चे स्कूल में जाते हैं, टोटल 20 है, तो उनका रेशो जो बनता है उसी को बोलते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। पर सर जी अपने कहीं पढ़ा है, बोला अपने पढ़ा है बच्चों, ये निवल का अर्थ बनता है बच्चों नेट, उपस्थिति का मतलब बनता है बच्चों अटेंडेंस, और अनुपात को कहते हैं इंग्लिश में रेशो, NAR। ये आपने पहले बच्चों पढ़ा हुआ है, ऊपर पढ़ा आपने NAR की फुल फॉर्म क्या है, नेट अटेंडेंस रेशो, यानी कि टोटल में से, नेट का मतलब कुल में से, टोटल में से कितने बच्चे अटेंडेंस लगाते हैं, टोटल में से कितने लगाते हैं उसी को बोलते हैं बच्चों। जैसे 20 में से 10 अटेंडेंस लगाते हैं तो उनका जो रेशो बनता है 1/2 आधे जाते हैं, इसी को बोलते हैं NAR। ये आपको ध्यान करना है मेरे भाई, ये आपको पढ़ना है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था 2024 में। IMR का अर्थ बताइए भाई, इन्फेंट मोरालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, आपने पढ़ लिया। हो सकता है इस बार आपसे पूछ ले बच्चों PCI का अर्थ बताइए, तो PCI होता है पर कैपिटा इनकम, ये आपको ध्यान करना होगा भाई, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम डिवाइडेड में टोटल पॉपुलेशन। और एक बच्चों आपसे 2024 वाले VLD पेपर में पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GDP। GDP का अर्थ होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्शन लिखा हुआ है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। मतलब सर GDP क्या होती है, तो बच्चों किसी भी देश की आंतरिक सीमा में, किसी भी देश की इंटरनल बाउंड्री में, एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में जितना पैसा देश की बाउंड्री के भीतर भीतर, चाहे भारतीय कमाई चाहे विदेशी कमाई बच्चों, जितना पैसा एक साल में कमाया जाएगा उसी को अपन GDP कहा करते हैं मेरे भाई, है ना। और उसी को अपन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस का मतलब बनता है टोटल से, ग्रोस का मतलब बनता है टोटल से। और वहीं पर यदि अपन बात करते हैं बच्चों, तो डोमेस्टिक यानी घर, और प्रोडक्ट का अर्थ बनता है इनकम, तो टोटल जो घर पे इनकम कमाई जाती है उसी की यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, श्रीलंका में 2019 के आंकड़ों में जन्म के समय संभावित आयु वर्ग कितनी थी। श्रीलंका में 2019 में आंकड़ों में कह रहा है बच्चों, जन्म के समय पर, जन्म से लेकर संभावित आयु कितने थी। तो वहां के जो लोग बच्चों एवरेज, ऑन एन एवरेज की बात करते हैं तो 77 वर्ष यहाँ की लाइफ मतलब की उम्र होती है। और वहीं पर यदि भारत की बात करते हैं 2019 में भारत में जन्म के समय पर संभावित आयु कितने थी बच्चों, 68.8 यानी कि 68.8 साल हो जाएगी। और वहीं पर यदि मैं 2025 की बात करता हूँ, यदि मैं आज की बात करता हूँ बच्चों, तो आज वर्तमान में 2025 में यदि मैं पुरुष की बात करूं तो भाई हो जाएगी 71 साल। संभावित एज क्या है पुरुष की, 71 साल हो जाएगी, ये संभावित है, इतनी हो सकती है 71 साल एवरेज में। और वहीं पर यदि मैं महिला की बात करता हूँ, चूंकि महिलाएं थोड़ी सी टेंशन कम लेती है भाई, महिलाएं हल्की सी टेंशन कम लेती है, उनके पास में टेंशन लेने के लिए एक और व्यक्ति होता है जिसको अपन पुरुष कहते हैं। और महिला की बात करते हैं जो 74 साल है, तो थोड़ी सी ज्यादा जी जाती है, उनकी आयु थोड़ी सी ज्यादा होती है पुरुष के मुकाबले, तो 74 हो जाएगी महिला के लिए और 71 हो जाएगी पुरुष के लिए। वहीं पर आंकड़ा एवरेज था 2019 में 68.8। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, अपन आज ही पढ़ा है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात यहाँ पर की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है किसको भाई, रिपोर्ट को। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, कैसे अटक गया भाई, विकास पे गाड़ी अटक ना। मानव विकास सूचकांक में 2019 के अनुसार श्रीलंका का स्थान कौन सा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की यहां पर बात की जा रही है। आज ही मैंने आपसे कहा कि श्रीलंका भारत से आगे है बच्चों, अच्छा पी लिख दिया मैंने, इंडेक्स होगा यहाँ पे, HDI इंडेक्स होगा बच्चों। आज ही मैंने आपसे कहा कि 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनका स्थान है 89 इनकी 89 है, इनका स्थान बच्चों 89 89 है। और वहीं पर कह रहा है 2019 की बात की जा रही है, उसमें रैंक थी 73 73, भारत से आगे। मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, 130वां स्थान। और आज 2025 की बात करते हैं, स्थान कौन सा बच्चों, 130 है। सेम सेम पढ़ोगे। कच्चे तेल के भंडार कितने सालों में खर्च हो जाएंगे, यानी कि समाप्त हो जाएंगे भाई, 50 सालों में हो जाएंगे। ये तो एक आंकड़ा है, अनुमान है एक, तो बाकी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कच्चा तेल क्रूड ऑयल कितने सालों में खत्म हो जाएगा। कुछ सोर्स आपको बताएंगे 35 साल, कुछ सोर्स आपको बताएंगे 40 साल, लेकिन यहाँ पर लिखा है आने वाले 50 सालों में कच्चा तेल क्रूड ऑयल के भंडार समाप्त हो जाएंगे। जो आपके अरेबियन कंट्री है, अरब के देश है, वहां पर कच्चे तेल के भंडार अच्छे खासे पाए जाते हैं बच्चों, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगे।
तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है दुनिया की उतना ही कंजप्शन बढ़ा है भाई, खत्म तो होंगे। और इसी का अल्टरनेशन देखते हुए अलग अलग एनर्जी सोर्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं बच्चों। जैसे जो आप ई व्हीकल सुनते हो ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल सुनते हो आप, उनको अभी क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि आने वाले टाइम के बाद में कच्चे तेल से जो पेट्रोल डीजल बनता है वो बनना समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद में अपनी डिपेंडेंसी किस पर हो जाएगी बच्चों? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, या फिर इसके अल्टरनेट में कोई हम कोई और फ्यूल यूज कर रहे होंगे, है ना, इस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी इस तरीके से। संसार के किस क्षेत्र में कच्चे तेल के हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन। संसार के किस क्षेत्र में कच्चे तेल के सबसे अधिक भंडार है? मध्य पूर्व भाग में हो जाएंगे बच्चों, वर्ल्ड के पूरे, यानी कि एशियन कंट्री जो आपके हैं बच्चों, अरेबियन कंट्री, उनकी बात की जाती है, उससे पाए जाते हैं। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा, आपने पढ़ लिया है बच्चों। सौर ऊर्जा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, सही बात है या गलत बात है? यानी कि परंपरागत है या फिर गैर परंपरागत है बच्चों? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स है, जिसे अपन रीन्यूएबल भी कहते हैं बच्चों, जिसे अपन रीन्यूएबल सोर्स भी कहा करते हैं, जो दोबारा से पनप सकते हैं। तो सोलर ऊर्जा बच्चों कंजप्शन करते रहो, बाद में बनती रहेगी, फिर कंजप्शन करते रहो, बनती रहेगी। उसी प्रकार से बात करता हूं मैं। तो गैर परंपरागत यानी कि जो रीन्यूएबल सोर्स होते हैं उसमें हम कौन कौन सी और भी सोर्स शामिल कर सकते हैं बच्चों? जैसे अगर हम बात करते हैं भाई विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी हम बार बार में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हो जाएगा। जैसे ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, इसका भी हम बच्चों बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं भूतापीय, बोलते हैं इसे भूतापीय, भूमि से जो तापमान निकलता है उसका प्रयोग करते हुए आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो विंड है, टाइडल है, भूतापीय है, या फिर सोलर एनर्जी है। सारे के सारे सोर्स कैसे हैं आपके? सारे के सारे बच्चों सोर्स कैसे आपके हैं? रीन्यूएबल है भाई। प्रति व्यक्ति आय को डैश के नाम से हम जानते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय का अर्थ बनता है कि एक व्यक्ति कितना पैसे कमा रहा है, और एक व्यक्ति को हम छटनी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज इनकम क्या है, औसत आय क्या है। जैसे एक परिवार में बच्चों 5 लोग रहते हैं, उनकी इनकम है 50,000 रुपया, 50,000 रुपये कमाते हैं, तो प्रति व्यक्ति कितने कमाता है? प्रति व्यक्ति सर 10,000 रुपये कमाता है, ये इसकी औसत इनकम है, तो इसे औसत आय भी कहा करते हैं। प्रति व्यक्ति आय को बच्चों औसत आय भी कहा करते हैं। ठीक है भाई, समझ गए इस बात को? आगे बढ़ते हैं। 31 खरब से प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय निकालने का जो सूत्र क्या है भाई? तो देश की कुल इनकम की, नेशनल इनकम की बात की जा रही है, देश की कुल जनसंख्या की, टीपी की टोटल पॉपुलेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए आय एक उपयुक्त मापक है भाई? नहीं भाई। अगर आप देशों की तुलना करना चाहते हो तो उसमें खाली इनकम काम नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों यहाँ पर तुलना की बात की जा रही है, तो तुलना के अंदर अपन एजुकेशन की भी तुलना करेंगे भाई, हेल्थ की भी तुलना करेंगे, और पीसीआई की भी तुलना करेंगे, तब जाके किसी भी देश के डेवलपमेंट के बारे में आपको मालूम पड़ता है। तो खाली एक इनकम नहीं होगा, उसका और बहुत कुछ है। उस देश के पास में संसाधन कितने हैं, उनका प्रयोग वो कैसे करता है, उस देश में टेक्नोलॉजी कैसी है, वो सब अपन यूज करते हैं। प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात की जाती है, अपने अभी पढ़ लिया। कुल आय को कुल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन नंबर 34 में बढ़ते हैं आगे, 34। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किसी देश के मानव विकास रिपोर्ट में किन कारकों का उल्लेख करता है? तो अपन अभी पढ़ा, यूएनडीपी की बात की जा रही है। यूएनडीपी बच्चों किसी भी देश की जो मानव विकास रिपोर्ट एचडीआई जारी करता है, तो उसके अंदर बच्चों कह रहा है किन किन फैक्टर को हम शामिल करते हैं? हेल्थ, स्वास्थ्य को, शिक्षा को शामिल करते हैं, और प्रति व्यक्ति आय को शामिल करते हैं। ये तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ध्यान करना है, याद करना है। ठीक है भाई, हेल्थ, एजुकेशन एंड प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सब क्लियर हो रहा है सर? ठीक है राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रति व्यक्ति आय को भी कहा जाता है औसत आय, आपने पढ़ा भी, इसको एवरेज इनकम कहते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक बच्चों प्रति व्यक्ति आय बताएगा। वर्ल्ड बैंक 1 जुलाई को प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी करता है, उसमें देशों की तुलना करता है प्रति व्यक्ति आय के बेस पर, और प्रति व्यक्ति आय को अपन बच्चों औसत आय, एवरेज इनकम भी कहा करते हैं। ठीक है, तो चाहे आप इसको औसत आय कह दो, चाहे प्रति व्यक्ति आय कह दो, एक ही बात है। वर्ल्ड बैंक बताएगा पर कैपिटा इनकम। और मैं जो अपने मैंने आपको कहा कि भारत लाई करता है निम्न मध्यम आय वाला देश, तो वो निम्न मध्यम आय वाला देश में वो आय क्या बताता है? प्रति व्यक्ति आय बताता है। कौन? वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक। विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है भाई? तो विकसित की अपने पढ़ ली 2019 के अकॉर्डिंग 49,300 है। ठीक है भाई, और ये 40 से 60,000 के बीच में लाई करती है, आपको पढ़ लिया अपने। औसत आय कैसे ज्ञात की जाती है, अपन बार बार पढ़ रहे हैं। किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना का आधार क्या हो सकता है? यदि अपन बच्चों विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स की बात करते हैं मेरे भाई, तो उसको फिर तुलना, कंपैरिजन करने का बेस क्या हो सकता है?
स्टूडेंट्स के बीच में तुलना की जाती है, किस बेस पर कर देंगे अपन बच्चों? उनकी हाइट के बेस पर कर देंगे, उनके स्वास्थ्य के बेस पर कर देंगे, उनके पास में क्या प्रतिभा है बच्चों उसके बेस पर, उनकी रुचि किस चीज में उसके बेस पर कर देंगे। लेकिन कंपैरिजन किया जाता है उसका, यानी कि उसका बेस क्या है, आधार क्या है, कंपैरिजन करने का बच्चों बेस क्या बनेगा, किस बेस पर कंपैरिजन करें? तो इसके लिए बच्चों अपने को पहले ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, उद्देश्य देखना पड़ेगा। जैसे खिलाड़ी यदि गेम खेलते हैं, लेट्स सपोज खिलाड़ी बच्चों यदि गेम खेलते हैं, और जब वो गेम खेलते हैं कौन सा भाई, बास्केटबॉल, खिलाड़ी यदि गेम खेलते हैं, विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, जो विद्यार्थी यदि गेम खेलते हैं कौन सा, बास्केटबॉल, तो वहां पर फिर तुलना कैसे की जाएगी विद्यार्थियों के बीच में? हाइट के बेस पे, जिसकी हाइट ज्यादा होगी तो बास्केटबॉल अच्छा खेल लेगा, वो हाइट कम है तो उसको फिर खेलने नहीं दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? वहीं पर यदि कोई कंपटीशन चल रहा है, कोई जैसे बोलते हैं ना उसको यार, भारत को जानो प्रतियोगिता होती है, या फिर जिक्के लगा लो, जिक्के कंपटीशन चल रहा है, तो उसके अंदर कौन से विद्यार्थियों के बीच में कंपैरिजन होगा भाई? जो जिनकी बुद्धि ज्यादा काम करती होगी, जिनके पास में ज्ञान होगा, इंटेलिजेंस होगी, उनको हम यूज में लेके आएंगे। तो कंपैरिजन किस बेस पर होगा वो देखा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, उस बेस पर कंपैरिजन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के बेस पर बच्चों कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर लिखा भी है 41 नंबर पॉइंट पे, तुलना किस पर डिपेंड करती है? कंपैरिजन आप किस पर डिपेंड करता है? कंपैरिजन कि कंपैरिजन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर डिपेंड करेगा। एक खेल टीम के चुनने का आधार क्या होता है? अब खेल टीम आप चुनाव कर रहे हो, उसका बेस क्या बन जाएगा भाई? स्वास्थ्य बन जाएगा, कि जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो स्वस्थ भी हो और वो फिट भी हो, जो तो स्वास्थ्य और फिटनेस हो जाएगा। एक विद्यार्थी की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? कि वो कितना इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस से बच्चों डिपेंड करती है सभी सही समय प्रबंधन, आप कितने इंटेलिजेंट हो वो किस पर डिपेंड करेगा भाई? और डिपेंड करेगा बच्चों कि आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से अभी, तो एग्जाम से पहले पहले हम अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लें, फिट एंड फाइनल कर लें, तो आपका जो जो सभी सही टाइम मैनेजमेंट है, कि सही टाइम पर यदि आप पढ़ लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। तो आपकी जो बुद्धिमत्ता है बच्चों वो किस पे डिपेंड करती है? आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है? कई बच्चे ऐसे होते हैं, बोला सर जी आराम से पढ़ लेंगे, लास्ट नाइट फाइट करेंगे, एग्जाम से पहले वाले दिन हम सारा कुछ पढ़ लेंगे, तो उसका टाइम मैनेजमेंट जो गलत हो जाएगा, तो क्या उसको अपन इंटेलिजेंस से कहेंगे भाई? क्या उसकी बुद्धिमत्ता सही काम करती है? पर सच सही काम नहीं करती है। सही टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, सही निर्णय करना, फैसले करना, ये भी इसमें शामिल होगा। और तार्किक शक्ति का अर्थ बनता है रीजनिंग, उसकी एबिलिटी कैसी है, रीजनिंग की बात की जाती है, उसकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है काम करने की, इस पर डिपेंड करता है। हरियाणा की बात की जा रही है बच्चों, इसमें हरियाणा किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से पीछे भाई? तो हरियाणा बच्चों साक्षरता दर में, हरियाणा में पढ़े लिखे लोग भी कम है और हरियाणा की शिशु मृत्यु दर भी बच्चों ज्यादा है। कंपैरिजन कैसे करेंगे? यदि सबसे पहले मैं इन्फेंट मोरालिटी रेट की बात करता हूं तो वो केरला की कितनी है भाई? तो सर केरला की अपने आज ही पढ़ा है 7 हो जाएगी बच्चों। और वहीं पर यदि मैं हरियाणा की बात करता हूँ, KR से केरला बन जाएगा। यदि मैं हरियाणा की बात करता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई? मतलब सर वो अपने अभी आज ही पढ़ाई है 28 28 पढ़ा है। तो इस चीज में यानी कि हरियाणा में 1000 बच्चों में से 28 मर जाते हैं, केरला में 1000 में से जो 7 बच्चे मर जाया करते हैं। तो फिर कौन आगे है कौन पीछे है? केरला आगे हमसे, उसमें बच्चे कम मरते हैं, और हरियाणा में चूंकि ज्यादा बच्चे मरते हैं तो वो उनकी रेट ज्यादा हो जाएगी, वो पीछे हो जाएगा वो। वहीं पर यदि हम साक्षरता दर की बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो केरला की लिटरेसी रेट क्या है? 94% है। हर 100 में से 94 लोग पढ़े लिखे हैं वहां पे। और वहीं पर यदि मैं हरियाणा की बात करता हूँ बच्चों, तो इसकी लिटरेसी रेट कितनी है? 74.04% है। यानी हरियाणा में 100 में से 74 लोग क्या है? पढ़े लिखे हैं। तो फिर इस मामले में भी केरला हमसे आगे है। इस मामले में बच्चों केरला हमसे क्या है? आगे है मेरे भाई, ठीक है? क्या रुपया एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को खरीद सकता है मेरे भाई? जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं हम परचेज कर सकते हैं क्या? क्या रुपया? नहीं, ऐसा नहीं है सर। रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता जो एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक होती है, जो एक बढ़िया जीवन के लिए। जैसे अगर मैं हरियाणा में हिसार में रहता हूं और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेट्स सपोज, तो मैं चाहूंगा कि एनवायरमेंट जो होगा हमारा वो बिल्कुल बच्चों पोल्यूशन फ्री हो। तो क्या पैसे देकर तुम पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट परचेज कर पाओगे भाई? सर जी नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? क्या तुम बच्चों पैसे देके जो आपकी संक्रामक बीमारियां होती है क्या तुम से बचाव कर पाओगे? दुनिया के पास बच्चों पैसा है, लेकिन क्या वो कोरोना को रोक पाया? क्या पैसे देकर वो कोरोना ठीक कर पाया? नहीं कर पाया बच्चों। कोरोना तो फैला। बिना मिलावट की वस्तुएं, चाहे कितने पैसे बच्चों, जैसे आप दूध परचेज करते हैं, चाहे आप कितने अमीर हो, क्या बिना मिलावट का दूध आप परचेज कर पाओगे भाई? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? सर नहीं है। तो रुपये से सब कुछ नहीं मिल सकता अपने को। रुपये से बच्चों बेहतर जीवन की संभावना नहीं है, सिर्फ हम जरूरतें पूरी करते हैं। तो पूंजी, यदि पैसा अपने पास में होगा तो पूंजी से निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं परचेज कर सकते हैं? ये सारे ही उपरोक्त सभी हो जाएगा।
नागरिकों के सर्वांगीण विकास में आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक है। क्या ये बात सही है? ना जी, ये बात सही नहीं, ये बात तो गलत हो जाएगी। ये बात तो क्या हो जाएगी मेरे भाई? गलत हो जाएगी, है ना। सिर्फ आय जो होगी, इनकम अपने आप में संपूर्ण पर्याप्त नहीं है, उसके लिए स्वास्थ्य भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसके लिए, ठीक है। हाँ, राहुल ने कहा नो। बहुत बढ़िया। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी, अपने पढ़ लिया। 3-4 बार क्वेश्चन याद चुका है, इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। और पेपर में यूएनडीपी के बारे में इस बार पक्का आपसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि एचडीआई जो बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी रिपोर्ट अभी आई है, इसलिए 2025 में इंडेक्स आया है, रिपोर्ट आई है, इसलिए बच्चों आगे बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर बनता है बच्चों 50 50 50 50 कितना हो गया भाई? 49 की बात करते हैं। क्या प्रति व्यक्ति आय विकास दर का पूर्ण मापदंड है? क्या नहीं सर, प्रति व्यक्ति आय के साथ में अपने को क्या चाहिए? एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए और पेशे भी चाहिए, तीनों चीज चाहिए अपने को। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक 130 था, यानी 19 में 130 था, 20 में 130 था, और 2025 के अंदर बच्चों 130। हर जगह पर हम 130 पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। बीएमआई का पूर्ण रूप क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, अपने पढ़ लिया है बच्चों। और वहीं पर यदि बात करते हैं भाई बीएमआई की, तो बीएमआई को ज्ञात करने के लिए क्या तरीका है? बॉडी मास इंडेक्स को हम ज्ञात कैसे करेंगे? शरीर के भार को, शरीर के वजन को, वेट को किलोग्राम में काउंट करेंगे अपन, में व्यक्त करें, तथा ऊंचाई को जो सेंटीमीटर में व्यक्त करें या मीटर व्यक्त करें, में व्यक्त करके किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग देकर अपन बीएमआई ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ऊपर कौन होगा सर? ऊपर मास हो जाएगा, किस में? किलोग्राम में। नीचे क्या होगा बच्चों? हाइट हो जाएगी। हाइट किस में होगी मेरे भाई? हाइट किस में होगी मेरे भाई? हाइट होगी सर सेंटीमीटर या मीटर में हो जाएगी। मास किस में होगा? किलोग्राम में होगा। इनको डिवाइड करके अपन बीएमआई ज्ञात कर सकते हैं। अगला पॉइंट कर आपसे, एक सामान्य शरीर द्रव्यमान सूचकांक कितना होता है? यानी सामान्य बीएमआई कितनी होती है? इसको आप छोड़ सकते हो भाई। बीएमआई 2 एसडी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। यदि आप इसको पढ़ते हैं उस तरीके से, वह सर कितना होना चाहिए सामान्य, तो आप यदि ऐसा करते हो, मास अपॉन आप हाइट करते हो, आज करके देखना, आपको वेट अपना पता होगा, हाइट पता होगी आपको, तो आपका वेट और हाइट को डिवाइड करके आप अपना बीएमआई चेक करना बच्चों। जब आप अपना बीएमआई चेक करोगे और वो बच्चों 18.9 से लेकर 24.8 तक लाई करता है, 18.9 से 24.8, आप सिंपल सिंपल 19 से 25 पढ़ सकते हो। यदि इसके बीच में वैल्यू आती है, अगर इसके बीच जो वैल्यू आती है, तो आपका जो बीएमआई है वो प्रॉपर है। अप एंड डाउन चलता है तो वो समस्या वाली बात है। आपका फैट बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है? बोलते हैं ना मोटापा बढ़ गया इसमें, तो इसमें तो फैट चर्बी बढ़ रही है इसमें, है ना। एग्जाम्पल दो सर आपका बीएमआई का। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मैथ मेरा काफी स्ट्रॉन्ग है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा वेट करो। चलो मेरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। फैट बढ़ा हुआ है, मुझे पता ही है यार, फैट बढ़ा हुआ है। ला 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 हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ, हाइट का तो स्क्वायर होगा ना भाई, हाइट का तो स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। सर कब तक है क्लास? मुझे घर जाना है, लाइब्रेरी हूँ। मम्मी का मैसेज आ गया है, आयुष। भाई देखो, मम्मी का मैसेज आ चुका है बच्चों, 7 बज चुके हैं, तो क्लास बस लास्ट में आ रखे ना क्लास के। इसके एमसीक्यूज आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है बच्चों। जो चीज़ आपने आज पढ़ी है वही आपको करना होगा भाई, है ना, वही आपको करना होगा। मुझे कैसी
ला 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 ला। ले भाई आ गया रिजल्ट। तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बच्चों जो अपन मैंने निकाला इसको मीटर में, पहले अगर आप इसको मीटर में यूज कर पाते हो भाई, अगर मीटर में आप इसको कैलकुलेट कर पाते हो तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे ना, मीटर स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। नीचे बच्चों हाइट को मीटर स्क्वायर करोगे आप, यानी हाइट स्क्वायर मीटर में, अगर आप अपनी हाइट ले रहे हो तो ऊपर आप क्या लोगे भाई, मास लोगे। तो मैंने अपना मास भी लिया भाई, मेरा वेट है वर्तमान में 79 kg, ठीक है। और मेरी हाइट है बच्चों 1.72 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई, यानी मीटर हो जाएगी, सॉरी 1.72 मीटर हो जाएगी। जब इसका मैंने स्क्वायर कर लिया भाई, उसके बाद रिजल्ट मेरे सामने आया है। तो अपना बीएमआई बॉस, मेरा बीएमआई है 26.77। क्या बात है, मेरा बीएमआई आया जो 26.70। मैंने कहा ना फैट बढ़ा हुआ है। अगर 24.8 तक मैं रह जाता, अगर 24.8 के बीच ऐसे कम में रह जाता बच्चों, तो मेरा जो है बॉडी स्ट्रक्चर वो ठीक होता। अब ये फैट बढ़ा हुआ है, ठीक है भाई। सर पूछना सभी से कहाँ कहाँ से है, मैं तो बरवाला से हूँ। ठीक है भाई, आप बरवाला से हो, तो बाकी जो बच्चे बैठे हैं भाई तुम भी बता दो तुम कहाँ से हो। सर वैसे एक बात तो है आपकी, क्या बात आयुष? अच्छा एक बात तो है, आपकी क्लास लगाने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अरे भाई एग्जाम तुम दे के आना ना, तुम राजी राजी आओगे, आस्ते आओगे तुम। मैं 16 दिन से कर रहा हूँ बच्चों, आलतू फालतू कुछ नहीं पढ़ते हैं, काम की बातें पढ़ते हैं। थोड़ा पढ़ लेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे ना यार, जो तुम्हारे एग्जाम में काम आएगा। अब पढ़ाने को तो जो एसएससी पढ़ाता हूँ मैं, एनडीए पढ़ाता हूँ, स्टडीज पढ़ाता हूँ, अब कंटेंट तो मेरे पास बहुत सारा पढ़ाने के लिए, लेकिन वो हम क्यों पढ़े भाई, वो हम क्यों पढ़े जो हमारे काम का ही नहीं है। उमा भिवानी से है, ठीक है भाई, भवानी खेड़ा से, हाँ भवानी खेड़ा से पहले टीचर थे मेरे, स्कूल टाइम में टीचर थे भवानी खेड़ा से। सिरसा से हूँ गुरुजी, राजस्थान सूरतगढ़ से रजनीश, क्या बात है भाई। सूरतगढ़ में भी मेरे टीचर फ्रेंड है, सूरतगढ़ के अंदर भी बच्चों, मैं गया भी हूँ पीछे शादी में उनके। सिरसा, सिरसा भाई, भाई काम करता है मेरा ना कंपनी में काम करता है सिरसा, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, बाईपास। तो लगभग हर जगह पर बच्चों जो आप बच्चे बैठे मेरे सामने, मैं जाके आ रखा हूँ हर जगह। क्या रह गया भाई इसमें और, एक पर्सन लास्ट रह गया बच्चों, न्यून भारित। अब जैसे देखो मेरा बीएमआई फालतू है नहीं, मेरा फैट बढ़ा हुआ है। अगर बच्चों में ऐसा होता बिल्कुल सुकुड़ू सा, ऐसा होता सुकुड़ू सा, तो क्या बोलते, बोला सर का वेट क्या है, बोला सर सर का जो वेट है ना, भार जो है वो काफी कम है, न्यून है, न्यून है सर, न्यून। सर का वेट न्यून है, न्यून भारत को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, जिसका यार जो सुकड़ू होगा क्या उसको अधिक पोषण की आवश्यकता होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी, सत्य बात है, तो सही बात है। मैं सर कैथल से हूँ, हाँ कैथल, ठीक है समीर भाई, कैथल में भी मैं गया हूँ, मैंने काम किया है कैथल में। यार हर जगह तुम जहाँ से बच्चों मेरे से पढ़ रहे हो ना, मैं हर जगह जाके आ रखा हूँ ना यार। कैथल में समीर जो आपके सन सिटी है ना, सन सिटी, कौन सा रोड है ये, क्या कुरुक्षेत्र रोड के ऊपर जो सन सिटी आपकी बनी हुई है, वहाँ काम किया हुआ है मैंने। आपको पता होगा इसके बारे में। तो ठेकेदारी वाला काम किया है मैंने वहाँ पे बच्चों, समीर, सन सिटी जो आपकी कुरुक्षेत्र रोड पे, जहाँ पे फ्लैट वगैरह बने हैं, तो वहाँ पे कुछ टाइम मैंने, मतलब मेरे पास में काम, तो मैंने क्या किया, मतलब ठेकेदारी थी वहाँ पे मेरे पास में, तो पैरेलली साथ में मैं काम करता रहता हूँ ना, किसी टीचिंग भी करता हूँ साथ में, कुछ और काम भी चलता रहता है, ये सब चीज़ें। मैं हूँ तो सर हरियाणा का ही, बहुत बढ़िया। सर मेरी हाइट 5.8 है और वेट 57 kg है। अच्छा जी, हाँ सर मेरे को पता है, यस गुरु जी। कितना बताया भाई, 57 किलो? ले, अभी करते हैं भाई। 19.32, बधाई हो भाई आपको ना, आप ठीक है। ओके रिपोर्ट आयुष, डोंट वरी भाई। 19.32, वेल डन यार। आयुष अब आप जा सकते हो, आपका बीएमआई उमई वो नॉर्मल है यार, तुम नॉर्मल हो, है ना, फिट एंड फाइनल हो तुम।
तो बच्चों इसमें ना आगे जो हम पढ़ते हैं आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपको खुद करना है। जैसे निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रत्येक अधिकतम ज्यादा है? निम्न में से पूछा आपसे, गोवा की सर्वाधिक है बच्चों प्रत्येक, महाराष्ट्र इन सब में ज्यादा हो जाएगा। कौन सी भौतिक वस्तु नहीं, आप जानते हो जो फिजिकल कौन सी वस्तु नहीं है भाई? पुस्तक, ये रही पुस्तक, ये रही पुस्तक बच्चों, है ना पुस्तक अपने पास में। पेन, ये रहा पेन। मार्कर, गेहूं, ये फिजिकल है, सुरक्षा फिजिकल नहीं है। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर नर्मदा पानी पढ़ लिया आज ही, है ना? सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं भाई। ये सारा प्रति व्यक्ति आय का वर्णन करता है। वर्ल्ड बैंक क्या बताता है अपने को? वर्ल्ड बैंक अपने को प्रति व्यक्ति आय बताएगा, पानी पढ़ लिया बच्चों। समृद्ध देश, विकसित देश होते हैं, उनकी आय कितनी होती है? 49,300 होती है। एचडीआई की भारत की तुलना से बेहतर कौन सा कंट्री? श्रीलंका, अपने आज ही पढ़ा है। तो सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों अपने पढ़ लिए मेरे भाई, है ना? सारे क्वेश्चन अपने आज पढ़ लिए हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। इसी के साथ में इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट होता है, डन कर चुके हैं मेरे भाई। किसी क्वेश्चन को पढ़ के आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है? कल से हम पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। एक बार फटाफट बता दो बच्चों। ओके रिपोर्ट भाई, सर 500 क्वेश्चन वाली पीडीएफ में ही है क्या ये? रजनीश, हाँ भाई उसी में तो है, उसी में से तो पढ़ रहे हैं अपने। ये आपने पढ़ी नहीं इसका मतलब वो? यो सर मजे आ गई, ठीक है आयुष भाई, बहुत बढ़िया, मजे आ गए तेरे को ना, तो ओके रिपोर्ट है। अगर तुम सारे क्वेश्चन पढ़ोगे बच्चों इसमें से तो तुम्हें मजा आ जाएगा ना, जो चीज़ हम पढ़ के रखे हैं। लास्ट में देख लो एक बारी, लास्ट में अगर हम चलते हैं इसमें, सेकंड चैप्टर आ गया ना, सेकंड चैप्टर आ गया, तो यहाँ देख लो 24 में आया था, देश किसी देश का विकास का सामान्यतः निर्धारण कैसे करते हैं? देश का विकास का निर्धारण कैसे करते हो? उसकी साक्षरता पे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। पढ़े कितने हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल करेंगे सर जी, और उनके स्वास्थ्य स्तर कैसा है, सभी सही हो जाएंगे भाई। इससे पहले क्वेश्चन जो आए थे आपके, देखो यहाँ पर लिखा भी है बीएमआई ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मैंने वहां पर हाइट क्या, सिंपल ना, हाइट स्क्वायर, बाहर डिवाइड में हाइट स्क्वायर हो जाएगा, ऊंचाई का स्क्वायर। बीएमआई ज्ञात करने का सूत्र है ये, हाइट का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया था ना। IMR का अर्थ क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। इसके अलावा एचडी आपसे पूछ सकता है भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है? तो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, तुम करोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ओके रिपोर्ट भाई, ठीक है भाई रजनीश, ओके रिपोर्ट है। चलो कल फिर दोबारा से मिलते हैं, आपको हाजिर होते हैं आपके सामने। तब तक के लिए भाई सभी को थैंक यू, सभी को जय हिंद, जय भारत।